हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एंड आई होप सो कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है अभी तक। प्लीज़ यार लाइक कर दिया करें आप लोग, क्योंकि काफ़ी हार्डवर्क लगता है वीडियो प्रोड्यूस करने में और आई होप सो कि आप इसे समझते हैं। तो एक लाइक तो बनता है और अपने फ्रेंड्स के बीच में सब्सक्राइब इसे शेयर ज़रूर कर दिया करें गाइस। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। सो आज हम डिस्कस करेंगे द एंड ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा दिया गया। तो फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि वो कौन थे, फिर हम उनके इस आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है। तो फ्रांसिस फुकुयामा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, राइट। पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट कह सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर्स थे। तो उनकी डाइवर्स एक्सपीरियंस का फील्ड था, वो एक्सपर्टीज़ थी उनकी। तो उनकी एक बुक थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जो 1992 में पब्लिश होती है और जिसमें वो आर्ग्यू करते हैं, मतलब जिसमें वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि जो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर है, ये एक ऐसा इवेंट है जो बताता है कि ह्यूमैनिटीज़ का जो आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन था वो ख़त्म हो गया है। मतलब अभी हमने फाइनल स्टेज में हम पहुंच गए हैं और फाइनल स्टेज क्या है हमारी? लिबरल डेमोक्रेसी, राइट। और लिबरल डेमोक्रेसी का जो आइडिया है ये हाईएस्ट स्टेज हो गया, ये फाइनल फॉर्म हो गया आइडिया का। तो ये इनका बेसिक्स आइडिया है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद ये, तो जब मैं हीगल का कंसेप्ट आपको समझाऊंगी थोड़ा सा, ये आइडिया का इवोल्यूशन कैसे होता है, हिस्ट्री कैसे इवॉल्व होती है, तो शायद आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे। तो अभी के लिए ये जान लो कि फ्रांसिस फुकुयामा को हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों ये जाने जाते हैं। ओके, तो अपने इसी कंसेप्ट के लिए जाने जाते हैं जिसमें वो जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है, जिसमें यूएसएसआर का कोलैप्स होता है, उसे वो कहते हैं कि यहाँ से आइडियोलॉजी का जो स्ट्रगल था, जो कन्फ्लिक्ट था, वो ख़त्म होता है और फाइनली जीत किसकी होती है? लिबरल डेमोक्रेसी की। और यही फाइनल फॉर्म है आइडिया का। और यहाँ से ह्यूमैनिटीज़ का जो आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन था वो ख़त्म हो जाता है। गेटिंग इट? इसके लिए पॉपुलर थे। तो ये हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इनका ये कंसेप्ट पे कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है, क्यों कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड हो गया। सो एंड ऑफ द हिस्ट्री के कंसेप्ट सबसे पहले आप डिफाइन करो कि एंड ऑफ हिस्ट्री से फ्रांसिस फुकुयामा कहना क्या चाहते हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि जो कोल्ड वॉर जिस दिन समाप्त होता है, कोल्ड वॉर क्या था? दो सुपर पावर ग्रुप थे, मेजर पावर ग्रुप, एक यूएसए लेड था, एक यूएसएसआर लेड ग्रुप था। दोनों के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट थे, बट मेन रीज़न था कन्फ्लिक्ट का ड्यूरिंग कोल्ड वॉर आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। जो यूएसए था उसकी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट बेस्ड थी, कैपिटलिज्म थी, लिबरलिज्म थी। इसके बाद से जो आपका यूएसएसआर लेड ग्रुप था उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। ये दो आइडियोलॉजी का ही इनके बीच में स्ट्रगल था और अपने अपनी आइडियोलॉजी को डोमिनेंट करने के लिए, हेजेमनी बनाने के लिए, पूरी दुनिया में स्प्रेड करने के लिए इनके बीच में एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगंडा चल रहा था। ओके और बहुत सारे तरीके अपना रहे थे एक दूसरे को डिफेम करने के लिए, अपनी सुपीरियोरिटी बनाए रखने के लिए, अपने ग्रुप को, अपने अलायंस को बढ़ाने के लिए। ओके, ये सारी चीज़ें चल रही थी इन जनरल। तो जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है, मतलब यूएसएसआर लेड जो ग्रुप था उसका कोलैप्स हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, कई सारे वो टुकड़ों में बट जाता है। तो उसकी एक सुपर पावर तो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो अब बचती है सिर्फ एक सुपर पावर, वो थी अमेरिका। तो फ्रांसिस फुकुयामा इस पूरी घटना को क्या कहते हैं कि ये क्या है? अब ये एंड ऑफ द ह्यूमैनिटीज़ आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन है। मतलब पॉलिटिकल आइडिया यहाँ पर फाइनल स्टेज पे पहुँच गया। पॉलिटिकल आइडिया क्या था? जैसे यूएसए का क्या था आपका? लिबरल डेमोक्रेसी। जबकि आपका यूएसएसआर ग्रुप का पॉलिटिकल आइडिया क्या था? कम्युनिज़्म। तो जब कम्युनिज़्म की यहाँ पे हार हो जाती है तो एक पॉलिटिकल आइडिया इवॉल्व होकर सिंथेसिस होकर आता है, वो है पॉलिटिकल लिबरल डेमोक्रेसी।
तो लिबरल डेमोक्रेसी की फाइनली जीत हो गई, ये है। और मैंने ये एक्सप्लेन ही कर दिया कि किस तरीके से कम्युनिस्ट रीजन जो ईस्टर्न यूरोप एंड यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, कई सारे टुकड़ों में बट जाता है, जिसके बाद से ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है पॉलिटिकल आइडियाज़ का। इसे ये कहते हैं एंड ऑफ द आइडियोलॉजी एंड एंड ऑफ द हिस्ट्री। अब मैं इस थेसिस के कुछ जस्टिफिकेशंस देखते हैं। ये फ्लो चार्ट मैंने प्रोवाइड किया है ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें ड्रॉ करना सीखें और अपने आंसर की वैल्यू एडिशंस करें और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। गेटिंग इट? तो लिबरल डेमोक्रेसी क्या है? लिबरल डेमोक्रेसी आपने देखा ही, वहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स को काफ़ी महत्व दिया जाता है, फ्रीडम को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाता है। जबकि जो कम्युनिज़्म था उसमें आप देखेंगे स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगी, वहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उनकी ऑनरशिप कॉमन तरीके से की जाएगी। ओके, तो ये दोनों में अंतर है, दोनों आइडियोलॉजी में। तो सबसे पहले मैं इस फ्रांसिस फुकुयामा की जो थेसिस है उसके 3 एलिमेंट्स एक्सप्लेन करूँगी जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस किए एंड ऑफ द हिस्ट्री को लेकर। पहला आर्गूमेंट वो देते हैं अपनी इस थेसिस को जस्टिफाई करने के लिए एम्पिरिकल आर्गूमेंट्स। एम्पिरिकल आर्गूमेंट्स में यही है कि हमें दिख रहा है सामने, हमने एक्सपीरियंस किया कि भाई हाँ, कोल्ड जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, कोलैप्स हो गया। तो ये तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये तो विजिबल है सामने से। ओके, तो एम्पिरिकल आर्गूमेंट समझ में आया कि यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, तो भाई जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी वो फेल हो गई, तभी तो आपका यूएसएसआर कोलैप्स किया है, डिसइंटीग्रेट हुआ है, तभी तो वो हार गया ना। तो एक आर्गूमेंट के आधार पर ये कहते हैं कि भाई हाँ, जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसकी जीत हुई, एम्पिरिकल आर्गूमेंट देते हैं। समझ में आया ये? दूसरा है कि फिलोसफिकल आर्गूमेंट देते हैं। अब आपने फिलोसफिकल आर्गूमेंट में वो हीगल का सहारा लेते हैं। अगर हीगल का कंसेप्ट आपको पता हो तो थोड़ा बहुत रिकॉल करते हैं हम लोग हीगल के कंसेप्ट को कि इसमें क्या है। हीगल ने अपने डायलेक्टिक मेथड में क्या बोला था कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो ह्यूमन हिस्ट्री है, वो आइडियाज़ के आधार पर ग्रो करती है, इवॉल्व करती है। पहले एक आइडिया आता है जिसको वो थेसिस बोलते हैं, फिर उस आइडिया का एक निगेशन आता है जिसको वो एंटीथेसिस बोलते हैं। और इन दोनों आइडियाज़ जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अपोजिट हैं, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। ओके, अब एक तो इसमें ख़त्म होगा, दोनों के बीच में फिर एक चीज़ प्रोड्यूस होगी, दैट इज़ सिंथेसिस। और ये इंक्लूसिव रहेगी, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बढ़ जाएगी, मोर इंक्लूसिव, मोर कॉम्प्रिहेंसिव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगी इस आइडिया की जो सिंथेसिस पे आएगा। तो हीगल कहते हैं कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है जब तक हम लोग एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉर्म अचीव ना कर लें। फॉर एग्जांपल, ओके, तो ये सिंथेसिस का फिर से एक निगेशन आएगा, मतलब ये सिंथेसिस फिर से एक थेसिस बन जाएगी, अपने आप में एक आइडिया बन जाएगी, और उस आइडिया का फिर से एक निगेशन उभर कर आएगा जिसे फिर से हम एंटीथेसिस बोलेंगे, और फिर से इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्ट्रोडिक्शन होगा और एक सिंथेसिस बनेगा। और फिर से ये सिंथेसिस, मतलब ये जो आइडिया निकल कर आएगा, वो मोर इंक्लूसिव, मोर कॉम्प्रिहेंसिव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस पर इन्वॉल्व होगी। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन हिस्ट्री इवॉल्व करती है। तो फ्रांसिस फुकुयामा के उसमें जो हम आइडिया ले रहे हैं वो पॉलिटिकल आइडिया है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, तो फ्रांसिस फुकुयामा ने इसी हीगल के डायलेक्टिक मेथड का यूज़ करते हैं अपने फिलोसफिकल आर्गूमेंट देने के लिए। ओके, कि दो आइडियाज़ थे, जैसे फॉर एग्जांपल लिबरल डेमोक्रेसी एंड आपका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, दोनों के बीच में जब निगेशन होता है तो ये तो ख़त्म हो जाती है ना फाइनली। अब तो इसका कोई काउंटर आर्गूमेंट बचा नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजी नहीं बची है, और तो इस तरीके से फाइनल जीत हो गई लिबरल डेमोक्रेसी की। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही बनता है फ्रांसिस फुकुयामा का कि आप कैसे कह सकते हो कि ये हाईएस्ट फॉर्म है या फाइनल फॉर्म है। भाई ये भी तो, लिबरल डेमोक्रेसी भी तो अपने आप में एक आइडिया है, तो इसका निगेशन तो आएगा ही आएगा ना, लिबरल डेमोक्रेसी का एंटीथेसिस तो आएगा ही आएगा। अगर आप डायलेक्टिक मेथड को अगर आर्गूमेंट के रूप में इसे कर रहे हो तो
गेटिंग इट। तो ये अभी हम इसका जब क्रिटिसिज्म देखेंगे तो इसे देखेंगे डिटेल में। देन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। तो फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी का कोई ऑल्टरनेटिव तो बचा ही नहीं, ना तो कम्युनिस्ट है, ना तो जो ना फासिज्म है, कुछ कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। देयर इज़ अ नो कंपटीशन, नो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया। किसका? लिबरल डेमोक्रेसी का। तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा, फाइनल फॉर्म है, हाईएस्ट फॉर्म है, आइडियल फॉर्म है एंड यूनिवर्सल है। सभी जगह यही अप्लाई होगा, सभी लोग इसे ही एक्सेप्ट करेंगे। तो ये उन्होंने आर्गूमेंट दिए अपनी थेसिस को जस्टिफाई करने के लिए। सो फाइनल आर्गूमेंट फ्रांसिस फुकुयामा का कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? द ट्रम्प ऑफ द लिबरलिज्म, जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसकी जीत हो गई, फाइनली हम जीत गए। ओके, तो ये था। अब हम इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म डिस्कस करते हैं। तो फ्रांसिस फुकुयामा की ये जो बुक है बहुत ज़्यादा डिबेटेड रही है, कंट्रोवर्शियल रही है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है ये फाइनल फॉर्म नहीं है। जो आपने अपनी थेसिस का कंक्लूज़न निकाला कि जो लिबरल डेमोक्रेसी दिस इज़ द फाइनल फॉर्म, तो ये नहीं है जो क्रिटिक्स कहते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि अदर आइडियोलॉजीज़, जो आइडियाज़ के फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो स्टिल इमर्ज हो रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो कि दिस इज़ द फाइनल फॉर्म? और बहुत आप देखेंगे कि बहुत सारे क्रिटिक्स इवन ये भी कहते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है जिसकी आप बात कर रहे हो कि जीत हुई है इसकी, ये आइडियल फॉर्म है, फाइनल फॉर्म है, इवन ये भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। ये आइडियोलॉजी या ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे करप्शन, इनकम इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये फाइनल फॉर्म है जब लिबरल डेमोक्रेसी में इतने सारे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं? तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका एक निगेशन तो आएगा ना, इसका एक ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ उभर कर तो आएंगे ही ना। तो ये क्रिटिक्स का मानना है कि ये जो अभी चैलेंजेस प्रेजेंट हैं लिबरल डेमोक्रेसीज़ में, लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो हम कैसे कह सकते हो? तो ये सब दिखाते हैं, ये सारे एविडेंसेस हैं कि जो एंड ऑफ द हिस्ट्री है अभी हम नहीं पहुँचे हैं एंड ऑफ द हिस्ट्री तक। इसी तरीके से एक क्रिटिक है C.W. मिल्स, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी पावर है वो स्टिल बहुत कुछ लोगों के हाथों पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर कुछ लोगों के हाथों पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो आप कैसे कह सकते हो कि दिस इज़ द बेस्ट एंड फाइनल फॉर्म? जिन लोगों के पास, जो लार्ज मासेज हैं, उनके पास अभी भी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर नहीं है, तो वो स्ट्रगल करेंगे, प्रयास करेंगे कि पावर वो भी अचीव करें या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर हो। इसी तरीके से फर्दर एक और स्कॉलर है मैसेंट्रे, वो कहते हैं कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी एज एन ideology in itself to project western liberal democratic system as an ideal one। मतलब ये कह रहे हैं कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी भी अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, एक आइडिया है वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम का, जिन्होंने अपने आप को आइडियल बनाया है। सो एंड ऑफ आइडियोलॉजी या एंड ऑफ हिस्ट्री ये भी अपने आप में एक आइडिया है ना, इसका तो निगेशन आएगा ही आएगा ना भाई। हिस्ट्री तो आइडियाज़ के फॉर्म में मूव कर रही है। इसी तरीके से एक और स्कॉलर हैं जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं, सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इस एंड ऑफ हिस्ट्री के कंसेप्ट को, कि कह रहे हैं कि बहुत सारे नए इश्यूज़ इमर्ज हो रहे हैं, जैसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी के बीच में। और 9/11 अटैक जो अमेरिका पर हुआ था, ये इस क्लैश का एक एग्जाम्पल है। गेटिंग इट? और जब क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन चल रहा है, हाउ कैन यू से दैट कि एंड ऑफ जो लिबरल डेमोक्रेसी है ये फाइनल, इसकी जीत हो गई है, दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ अ पॉलिटिकल आइडिया, राइट? तो इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है इन लोगों ने इसे। और मुझे लगता है कि अभी आपको एंड ऑफ हिस्ट्री का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, फ्रांसिस फुकुयामा का कंसेप्ट। इसको हमें लिंक करना है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी तक आप इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि इन्होंने क्रिटिसाइज़ कैसे किया है। तो जो सैमुअल पी हंटिंगटन का जो आइडिया है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी
के लिए इतना ही, एंड आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर लिखने को ये आता है आंसर तो आपके पास इनफ डायमेंशंस होंगी मेंशन करने के लिए। क्रिटिसिज्म ज़रूर मेंशन करना। फ्रांसिस फुकुयामा की थीसिस के 3 एलिमेंट्स के बेसिस पे जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है उसे ज़रूर इंक्लूड करना, ताकि आपका जो आंसर है ना वो उसको मल्टीपल डायमेंशंस पे आप एक्सप्लेन कर सको, राइट। सिर्फ यही नहीं बताते रहना है कि एंड ऑफ द कोल्ड वॉर मीन्स एंड ऑफ द हिस्ट्री, बस यही नहीं बताते रहना है आपको। उसको जैसे फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी थीसिस को डिफेंड किया है मल्टीपल ग्राउंड्स पर, एम्पिरिकल ग्राउंड्स पे डिफेंड किया, देन फिलोसफिकल ग्राउंड पे डिफेंड किया, राइट। तो इस तरीके से आपको भी करना है, ये आंसर में सारी चीज़ें मेंशन करना है। एंड हो सके तो ये हीगल का डायलेक्टिक मेथड का जो फ्लो चार्ट है ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल से ही तो करना है, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो ये फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो एडिशनल मार्क्स के लिए। और फाइनली कर सकते हो कि जो फ्रांसिस फुकुयामा का फाइनल कंक्लूजन निकल कर आता है वही कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसकी फाइनली जीत हो जाती है एंड इट रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। ओके, क्योंकि कम्युनिज्म एंड फासिज्म ये फेल रहे हैं स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी अचीव करने पे। ओके, जिस तरीके से लिबरल डेमोक्रेसी ने इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम्स, फ्री मार्केट को प्रोटेक्ट किया है और इसके आधार पर स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी को अचीव किया है। आप अमेरिका देखो, अमेरिका एक लिबरल डेमोक्रेसी था, उसने कितना अचीवमेंट्स किए, अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया, राइट, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाए। वहीं आप यूएसएसआर को देख लो, जो रसिया है, उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटीज़ आप देख लें, स्टेबिलिटी देख लें वहाँ पर। तो फ्रांसिस फुकुयामा का आप कंक्लूज़न निकालना कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है उन्होंने ये भी एम्फेसाइज़ किया कि क्यों बेस्ट है, और जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स रही हैं, कम्युनिज्म एंड फासिज्म, वो फेल रही हैं स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी अचीव करने में जो लिबरल डेमोक्रेसी ने अचीव करी है। आप एग्जांपल्स दे सकते हो बहुत सारे कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ का, यूएसए का, ओके। और इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर देना, कंक्लूड कर देना। गेटिंग इट? तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट कर लेना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल। अगर आपको कंटेंट वर्थफुल लगता है तो लाइक तो कर ही दिया करें आप लोग यार, बहुत सारे व्यूज़ आप आते हैं बट लाइक्स तो 1-2 ही आते हैं, मैं हर बार कहती हूँ ये चीज़। इससे मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के काम करने का गाइस। दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।